नमस्कार, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मौर्यन एम्पायर। आज हम मौर्यन एम्पायर डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो विल बी बायलिंगुअल, दैट मीन्स कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये लेसन समझाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली जो नोट्स हैं दीज आर इन इंग्लिश, बट आई होप कि आप इनको हिंदी में कन्वर्ट कर पाए अपने लिए। In any case, these notes are not to be used for studies because ये काफ़ी लंबे हैं and इनसे पढ़ाई नहीं होती. You have to make shorter notes than these. These notes through which I am teaching you are just for your reference. सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए ये notes हैं and समझाने के लिए. आप लेक्चर के दौरान क्लास नोट्स ले सकते हैं, साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज़ यू टू मेक देम रियली शॉर्ट, जिससे कि आप उनका बाद में अच्छे से रिवीजन कर सकें। इन एनी केस अगर आपको नोट्स बनाने की टेक्निक चाहिए और कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयार करें और कैसे अच्छे नोट्स बनते हैं रिवीजन करने के लिए, then do let me know in the comments and I'll make a video addressing this. So in this video we will cover facts which will help you to get through prelims, and of course I'm going to teach you some concepts, and of course इसमें conceptual knowledge भी होगी which will help you in understanding the lesson for mains, and उसके अलावा हम art and culture भी discuss करेंगे. So let's begin. Now, in order to understand Mauryan Empire, first we need to discuss the various sources through which we get information about Mauryan Empire. हमें Mauryan Empire के बारे में कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, क्या sources हैं. So first let's discuss these. सबसे important हैं literary sources, जिनमें दो books stand out करती हैं. Two books stand out among the literary sources. The first one is Arthashastra and second is Indica. Now Arthashastra, I'm sure you guys know, was written by Chanakya, also known as Kautilya, also known as Vishnugupta. So Arthashastra is not one book. ये अर्थशास्त्र एक book नहीं है. It is rather a compilation of 15 books covering various topics. कई different topics cover करती है अर्थशास्त्र, जैसे military, foreign relations, administration, etc. So through Arthashastra, Chanakya has given information for rulers who wish to run an effective government. अर्थशास्त्र में चाणक्य ने वो information दी है उन rulers को जो एक effective government चलाना चाहते हैं, right? इसमें आपको और दूसरी टाइप की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जैसे डिप्लोमेसी हो गई, टैक्सेशन हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, इवन स्पाइज. सो ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र के अंदर कवर्ड हैं एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रैशनल बुक. एंड इसी वजह से चाणक्य इज़ ऑफन कंपेयर्ड एंड कॉल्ड एज इंडियन मैकियावेली. नाउ आप अगर सोच रहे होंगे कि मैकियावेली कौन है, सो मैकियावेली 15th सेंचुरी में एक इटालियन राइटर था रेनेसांस पीरियड के दौरान. मैकियावेली वाज एन इटालियन राइटर एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड द प्रिंस. उन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रिंस. नाउ वाई इज चाणक्य कॉल्ड इंडियन मैकियावेली? क्योंकि मैकियावेली भी चाणक्य की तरह बहुत ही ज़्यादा रैशनल और प्रैक्टिकल थिंकर थे और उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी जो कि बहुत ज़्यादा रैशनल है, बट मे बी अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट लाइक इट, सच एज कि कहाँ पे आपको अटैक करना चाहिए, कहाँ पे दोस्ती करनी चाहिए. सो इट इज़ नॉट अ बुक जिससे कि आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, बट इट इज़ अ बुक थ्रू विच यू कैन become an effective ruler. I hope you get the message. So in any case, Chanakya was called Indian Machiavelli and this term was given by Westerners because Westerners जो थे उनको Machiavelli के बारे में पहले पता था, and because Westerners knew about Machiavelli before, that is why they compared Chanakya with Machiavelli. हालांकि अगर देखा जाए चाणक्य existed long before Machiavelli, so Machiavelli को हम कह सकते हैं that he could be an Italian Chanakya. But in any case, let's come back. Arthashastra is a very important book written by Chanakya.
उसके अलावा देयर इज़ अनदर बुक विच वॉज रिटन बाय अ ग्रीक राइटर कॉल्ड मैगास्थनीज. उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका. इंडिका इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एम्पायर, उस वक्त की इंडियन सोसाइटी के बारे में, मौर्यन मिलिट्री आर्मी के बारे में, एंड इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ अदर इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट इंडिया. अब मैगास्थनीज कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, वी विल डिस्कस in the later part of the video. इसके अलावा there are other books as well which gives us information about Mauryan Empire, such as a book called Parishist Parvan which was written by a writer Hemchandra. It is on Chandragupt's connection with Jainism. And then there are other books such as Mudra Rakshas by Vishakha Dutt and some Buddhist texts. तो ये नेम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज प्रीलिम्स में ये पूछे जा सकते हैं, स्पेशली इन स्टेट सिविल सर्विस. जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या ऐसे किसी स्टेट सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं, बट नॉर्मली दिस ट्रेंड इज सीन इन स्टेट सिविल सर्विसेज. सो देर आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट एज वेल, जिसमें मौर्यन एम्पायर या मौर्यन किंग्स को डिस्कस किया गया है, such as Milindpanhu, Mahabhashya and Mahavamsh. In these three texts, Chandragupta is discussed. Then there are other Buddhist texts such as Deepvamsh, Ashokvadan, Divyavadan, जहाँ पे अशोक को डिस्कस किया गया है. Mamulanar, a Tamil poet, wrote about Mauryans' southward expansion. जब Mauryan kings साउथ की तरफ एक्सपैंड करने लगे तो उसके बारे में मामूलनार ने लिखा है, who was a Sangam period poet. Then there are rock edicts, pillar edicts and other various inscriptions जिनके थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है. Right. So now that we understand the various sources through which हमें information मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में, let's start understanding about the first king of Mauryan Empire who was Chandragupta Maurya. So Chandragupta Maurya कौन थे, कहाँ से आए थे? There is a whole lot of ambiguity about his origin and the origins of Mauryans. काफ़ी ज़्यादा information नहीं है और कहीं जगह contrasting information है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में. जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे हो गए दीपवंश, महावंश, वहाँ पे मौर्य की जो कास्ट है वो क्षत्रिय बताई गई है. बट ब्राह्मणिकल जो सोर्सेस हैं, जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, उसमें उनको शूद्र बताया गया है. दिस इज़ ऑल्सो थॉट बिकॉज ब्राह्मण्स वर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मौर्यंस, बिकॉज उन्होंने ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म को थोड़ा हटा के बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रमोट किया गया था. सो सम पीपल थिंक दैट इज़ द केस, बट इन एनी केस हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है ओरिजिन्स मौर्यंस की और खासकर चंद्रगुप्त मौर्य की. व्हाट वी डू नो इज़ दैट चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न इन मगध. इनका कहाँ जन्म हुआ था? मगध में. मगध कहाँ है? इट्स एन ईजी क्वेश्चन, यू शुड नो. कब हुआ था? 340 BC. ही वॉज बॉर्न इन 340 BC. नाउ चंद्रगुप्त मौर्य का राइज कैसे हुआ? मैनी पीपल गिव ड्यू टू चाणक्य. इसका श्रेय, चंद्रगुप्त मौर्य के किंग बनने का श्रेय बहुत से लोग चाणक्य को देते हैं, who was a political strategist and advisor to Chandragupta Maurya. With Chanakya's assistance, Chandragupta Maurya overthrew Nanda dynasty. कौन से नंदा किंग को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? आपको बताना है कमेंट्स में. अगेन a really easy question, but this is how you should remember details. नंदा किंग को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी. चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड मौर्यन एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग द नंदा किंग. सो ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. नाउ चंद्रगुप्त मौर्य was also called as Sandrocotus by Greek scholars. चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस नाम दिया था ग्रीक्स ने. ग्रीक्स कहाँ से आए? ऐसा माना जाता है that there was a meeting between Alexander and Chandragupta Maurya. मीटिंग हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर की, but they did not fight. However, when Alexander retreated, जब अलेक्जेंडर वापस पीछे मुड़ के चले गए, तो उन्होंने अपने पीछे जो उन्होंने टेरिटरी जीती थी, द टेरिटरी विच अलेक्जेंडर वन, ही लेफ्ट
his governors to govern those territories. उन्होंने अपने गवर्नर्स छोड़ दिए थे उन टेरिटरीज़ को गवर्न करने के लिए. उनमें से एक गवर्नर था सेलेकस निकेटर. नाउ आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ, अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद इन गवर्नर्स ने अपने अपने किंगडम एस्टैब्लिश कर लिए थे. एंड सेलेकस निकेटर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ किंगडम. दिस किंगडम वॉज इन सेंट्रल एशिया. Now it is said that Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator fought. There was a battle between the two because Chandragupta Maurya was expanding northwestward. ये इंडिया का ख़राब सा मैप है but you can guess. तो where Pakistan, Afghanistan is there, Chandragupta Maurya was expanding northwestward. And there was a battle between Seleucus Nicator and Chandragupta Maurya. Some people believe that Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator, but it was not a complete defeat. पूरी तरह नहीं हराया था. So there was a treaty, and इस treaty के मुताबिक Chandragupta Maurya gave 500 elephants to Seleucus Nicator. उस ज़माने में elephants had a great value, especially to Central Asian rulers, because Central Asia में, as you know, there are no elephants, and elephants served a great purpose in wars because they were very difficult to defeat. हाथियों को हराना जंग में बहुत ज़्यादा difficult होता था. So war elephants played a very huge role in an army. So Chandragupta Maurya gave 500 elephants to Seleucus Nicator, and in return for these 500 elephants he got 3 territories. इन 500 एलिफेंट्स के बदले चंद्रगुप्त मौर्य को 3 टेरिटरीज मिली. कौन कौन सी 3 टेरिटरीज? आर्कोसिया, गेड्रोसिया एंड पारापोमिसिदाई. ये कहाँ कहाँ है? कांदाहर, सदर्न बलूचिस्तान, काबुल, हेरत एंड नेबरिंग एरियाज. सेलेकस निकेटर ऑल्सो सेंट अ ग्रीक राइटर मेगास्थनीज. मेगास्थनीज ने अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक बुक लिखी थी इंडिका. Right? So Megasthenes was sent by Seleucus Nicator. He came to Chandragupta Maurya's court, and from there on he started observing and he wrote his observations in his book. Chandragupta Maurya adopted Jainism. Chandragupta Maurya जैन धर्म के फॉलोअर थे, and later on in the later part of his life, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य he went south to Mysore और some hills near Mysore. कुछ hills हैं Mysore के पास, वहाँ पे वे गए एक जैन मंक के साथ. उन जैन मंक का नाम था भद्रबहु. And there he committed सालेखाना. What is सालेखाना? सालेखाना जैन धर्म के हिसाब से एक तरीका है अपनी लाइफ एंड करने का. Salekhana is a way to end your life. He did it, and you do it by starving yourself. आप कुछ खाते नहीं हो and you give up your life. So Chandragupta committed Salekhana. If commit is the right verb here, I hope commit is the right verb here. In any case, so after Chandragupta Maurya, his son Bindusar took the throne. Bindusar ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्यन गद्दी संभाली. He was called as Amitrochates, destroyer of foes, and also known as Amitroghat, killer of enemies. This is written in Mahabhashya. महाभाष्य कौन सा टाइप का टेक्स्ट है? अभी ऊपर पढ़ा हमने. In any case, Amitrochates, Amitroghat दोनों का मतलब एक ही है, दुश्मनों का विनाश करने वाला. So Chandragupta Maurya, So Bindusar was known as Amitrochates and Amitroghat, which means destroyer of foes and killer of enemies, which gives us an idea. And under him, Mauryan Empire expanded a lot. उनके रूल के दौरान Mauryan Empire में कई न्यू टेरिटरीज जोड़ी गई बिकॉज उन्होंने कई किंग्स को हराया. बिंदुसार ऑल्सो हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद वेस्टर्न किंग्स. इंडिया के बाहर वेस्टर्न किंग्स के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, जैसे किंग ऑफ इजिप्ट जिनका नाम था किंग टोलेमी II, एंड किंग ऑफ सीरिया
who was called Antiochus. इन दोनों ने अपने एम्बेसडर्स भेजे, डायोनिसियस एंड डियमैकस. ये नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. So, Bindusar, as we discussed, was a great general and a great expansionist, and he conquered almost entire subcontinent. Almost पूरा subcontinent मौर्यन empire के अंडर आ गया था बिंदुसार के रेन के दौरान. Now we know that Chandragupta Maurya was a follower of Jainism, but Bindusar was not a follower of Jainism. Bindusar joined the Ajivika sect. Ajivika is also a type of a religion. After Bindusar died, there was a conflict for 4 years. 4 साल तक लड़ाइयाँ चली कि अगला मौर्यन किंग कौन बनेगा. बिंदुसार चाहते थे कि उनके बेटे सुसीमा किंग बने. बिंदुसार wanted his one of the sons Susima to become the king, but his ministers wanted Ashok to become a king. So there was a battle, but in the end Ashok prevailed with the help of his minister Radhagupta. Radhagupta एक अशोक के मिनिस्टर थे. उनकी मदद से अशोक ने ये 4 साल का कॉन्फ्लिक्ट जीता एंड ही बिकेम द किंग. ऐसा माना जाता है दैट अशोक किल्ड 99 ऑफ हिज ब्रदर्स. 99 भाइयों को हरा के अशोक किंग बने थे, बट इट्स अ लिटिल एग्जैजरेटेड टेल. इन एनी केस, बिफोर becoming the king, Ashok was the viceroy of Takshila during Bindusar's reign. जब बिंदुसार रूल कर रहे थे तब अशोक वाइसरॉय थे तक्षशिला के. उनके बाद फिर वो किंग, ऑब्वियसली किंग बने. अशोक के कुछ नाम हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. Those names are, there are some names of Ashok which are really important to memorize. Those names are Buddha Shakya, Dharmashok, देवनम पिया एंड पिया दासी. ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए. सो इफ अ क्वेश्चन कम्स विच किंग इज नोन एज देवनम पिया और पिया दासी और बुद्ध शक्य, then the answer would be Ashok. His mother was a daughter of Brahman of Champa whose name was Subdhrangi. उनकी माँ का नाम सुबधृंगी था. According to Deepvamsh and Mahavamsh, Ashok had a love marriage with his wife Mahadevi. अशोक की कई वाइफ्स थी जैसे कि होता था, but with Mahadevi he had a love marriage and he had 2 sons, Mahindra and Sanghamitra. These 2 sons played a very important role later on because they helped in propagation of Buddhism in Ceylon. सेलोन कौन सी कंट्री का नाम है, पुराना नाम है, आप लोगों को पता होना चाहिए. अशोक की कुछ और वाइफ्स भी थी. वन ऑफ देम वाज तिस्सारखीता, जो कि फेमस है बिकॉज शी ट्राइड टू गेट द बोधि ट्री कट. उन्होंने बोधि ट्री, वो ट्री जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, उस ट्री को कटवाने की कोशिश करवाई थी तिस्सारखीता. Then there is another wife whose name is very important. Why is this name important? Because it is mentioned in the Queen's edict at Allahabad Kosam Pillar. Allahabad Kosam Pillar है या फिर प्रयागराज कोसम पिलर है, जहाँ पे अशोक की एक वाइफ का नाम mentioned है. The name is Karuvaki. एंड उस नेम के साथ एक और नेम दे रखा है which is Prince Tiwara, who is the only prince mentioned by name. So as we know, Ashok was a very successful emperor. उनकी जो टेरिटरी थी, the whole territory under Ashok ranged from Hindu Kush to Bengal and covered Afghanistan, Balochistan and whole of India including Kashmir and valleys of Nepal. Now पहला एम्पायर था जिसने नेपाल में भी कब्ज़ा किया था. कई वैलीज़ पे कब्ज़ा था. सिर्फ कुछ ही एरियाज़ थे जहाँ पे मौर्यन एम्पायर का रूल नहीं था, विच वर इन साउथ. दीज वर चोलास पांड्याज. रॉक इडिक्ट 2 है. रॉक इडिक्ट नंबर 2.
जिसमें लिखा गया है साउथ के किंगडम्स के नाम्स. दे आर नोन एज केरला पुत्रस एंड सत्यापुत्रस. तो साउथ के जो किंगडम्स हैं उनके नाम रॉक एडिक्ट नंबर 2 में मेंशन करे गए हैं. सो ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल वर अंडर मौर्यन एम्पायर. सिर्फ कुछ एरिया, नॉर्थ ईस्ट का कुछ एरिया को छोड़ के, साउथ के कुछ एरिया को छोड़ के, द मौर्यन एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट. दैट इज़ वाई it is a very remarkable empire of ancient India. Now, as we know, Ashok was a great proponent of Buddhism. He was converted to Buddhism by his nephew Nigrodh. उनके nephew ने अशोक को convert किया था along with a monk called Samudra. Small details, not much important, but still. एंड एज वी नो, अशोक ने अपने 2 बेटों को सेलोन में भेजा था. कौन कौन से वो 2 बेटे थे अभी हमने ऊपर पढ़ा है, याद करने की कोशिश करिए. द नेम्स वर महिंद्रा एंड संघमित्र. अब आपको ये याद हो जाने चाहिए. सी, दिस इज़ अ टेक्निक कॉल्ड एक्टिव रिकॉल. प्रॉबेबली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस इन फ्यूचर कि कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए और कैसे आप चीज़ें याद रख सकते हैं. अशोक के रेन के दौरान उन्होंने धर्म महात्माज को अपॉइंट किया था. धर्म, बुद्धिस्ट धर्म प्रोपोगेट करने के लिए, बुद्धिस्ट धर्म फैलाने के लिए. एंड इट वाज इन हिज रेन दैट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी अशोक के रेन के दौरान हुई थी. कहाँ हुई थी? इन पाटलिपुत्र. अशोक ने कई काम किए थे अपने किंगडम के लिए. उन्होंने धर्मशालाज बनाई थी, हॉस्पिटल्स बनाए थे एंड सराय भी बनाई थी. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सराइज थ्रू आउट हिज किंगडम. सराय क्या होती हैं? What are sarais? I'm sure you guys know. If you don't know, then in short, sarais are small places, small stops where merchants and travelers can stay for a short period of time. He also regulated slaughter of animals. उन्होंने एनिमल स्लॉटर को भी रेगुलेट किया था. Now, one thing which was really important during Ashok's rule was the pillar and rock edicts. ऐसे ये पिलर edicts एंड रॉक edicts हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं याद करने के लिए. अगर कोई क्वेश्चन आता है तो काफ़ी अच्छी चांस होती है कि इनमें से एक क्वेश्चन आ जाए कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस कौन से edict में लिखा गया था. So the answer would be first, right? आपसे क्वेश्चन पूछे रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में किस पिलर इडिक्ट या रॉक इडिक्ट में लिखा गया है. द आंसर वुड बी 7th, वेयर इट इज़ रिटन दैट देयर शुड बी रिलीजियस टॉलरेंस फॉर नॉट ओनली पीपल लिविंग इन किंगडम बट ऑल्सो फॉर पीपल ऑफ नेबरिंग किंगडम्स such as Cholas, Pandyas and that of Antiochus in the northwest. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको ये ईडिक्ट्स, उनके नाम और उन ईडिक्ट्स में क्या क्या लिखा है, ये आपको अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज देम ऑल. आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ देम. ये सारे मैं नहीं पढ़ूंगा बिकॉज इट इज़ देयर इन एवरी बुक. आप खुद खोल के इन्हें पढ़ सकते हैं. बट अगेन आई विल जस्ट हाईलाइट दैट दे आर इम्पॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, there are other pillar edicts as well and some other inscriptions which are also important जो आपको याद रहनी चाहिए. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी किताबों में से खुद पढ़ सकते हैं.
right? So I'm just pausing this a little bit so that you can take a screenshot, or you can pause the video and note them down if you do not have a book. All right. All right, guys. So this was all the information about Mauryan Empire and its kings. ये छोटी बहुत ब्रीफ में इंफॉर्मेशन थी मौर्यन एम्पायर और उनके किंग्स के बारे में. अब इसके अलावा हमने डिस्कस करना है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. मौर्यन काल के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जिसके अंदर आपके आएंगे मौर्यन इकोनॉमी कैसे चलती थी, मौर्यन मिलिट्री कैसे किस लाइंस पे बनी हुई थी, टेरिटरी कैसी थी. So all this detail will be there in administration, and apart from administration we are also going to discuss art and culture under Mauryan Empire, which to be honest is not much, but still क्यों ज़्यादा नहीं है वो, but still हम उसको भी discuss करेंगे जिससे कि आपका Mauryan Empire पूरी तरीके से complete हो जाए, right? So this administration and art and culture we'll discuss in the second part of the video. See you then. Best of luck.